सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह करने जा रहे हैं बेटा। तो विराम चिन्ह सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कहते किसे हैं। मन के भावों को या विचारों को स्पष्ट करने के लिए उन्हें लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन निशान जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं अपने मन के भाव स्पष्ट करने के लिए, लिखित रूप देते समय अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए हम लोग जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हिंदी व्याकरण के अनुसार यहाँ पर निम्नलिखित जो विराम चिन्ह कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे पूर्ण विराम है, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, इसको प्रश्न सूचक भी हम कह सकते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक और हंसपद। ये मुख्यतः आपके जो विराम चिन्ह है जो हिंदी भाषा में हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग प्रयोग करते हैं वो आपके दिए हुए बेटा। सामने जो इसके चिन्ह यानी जो निशान हम लोग इनके लिए पूर्ण विराम के लिए जो हम निशान प्रयोग करते हैं, चिन्ह प्रयोग करते हैं, वो सारे दे रखे हैं। तो इसका विवरण हम लोग देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये सीधा ये वाली लाइन यानी ये डंडा जो है ये आपका पूर्ण विराम है, जिसको आप लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में ये सीधा जो डंडा है वो पूर्ण विराम कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं पूर्ण विराम लगता कहाँ है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर, क्योंकि प्रश्नवाचक अगर हम लोग किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। तो उन वाक्यों को छोड़कर जो सभी अन्य सभी प्रकार के जो साधारण सिंपल जो वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य जो होते हैं, उनके अंत में पूर्ण विराम लगता है। यानी वाक्य के खत्म होने के बाद, यानी जहाँ हम लोग पूरी तरह से रुकते हैं वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे उदाहरण आपके दे रखे हैं कि राम स्कूल जा रहा है, राम आया और शाम चला गया। तो देखा जाए तो ये हमारा राम स्कूल जा रहा है, ये एक साधारण सरल वाक्य है। राम आया और शाम चला गया, ये एक तरह से संयुक्त वाक्य है, लेकिन ये साधारण है, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। इनमें हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। इन वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर हम लोगों को प्रश्न सूचक का प्रयोग करना होता है। फिर आता है अल्प विराम। अल्प विराम क्या है? ये वाला जो कोमा हम लोगों को देखते हैं, ये वाला जो निशान होता है उसको अल्प विराम कहा जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। हाँ या नहीं में भी इसका के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी संबोधन शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, राम श्याम सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह राम, राम के बाद क्या आता है इधर? अल्प विराम। शाम के बाद अल्प विराम आता है। सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है? अल्प विराम का प्रयोग किया है। ये वाला हमारा अल्प विराम था यहाँ दोनों जगह। उसके बाद यहाँ पर जैसे नियम आया था कि हाँ और नहीं के बाद में भी प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तो यहाँ पर हाँ के बाद हमने थोड़ा सा रुका है। यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है, हाँ। या फिर नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे, ठीक है। तो वहां पर भी इसका नहीं का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, नहीं के बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है संबोधन में, जैसे मोहन इधर आओ, तो यहाँ पर मोहन को संबोधित किया गया है, उसे बुलाया गया, उसे बोला गया है कुछ, तो यहाँ पर संबोधन के बाद भी कई बार इसका प्रयोग होता है। लास्ट में जैसे हमने पहले पूर्ण विराम किया तो 3 वाक्य में देखिए आपने, हमने इसमें क्या किया? पूर्ण विराम का प्रयोग किया। उसके बाद होता है बेटा अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है रुकना, आधा रुकना। यानी इसमें रुकते समय पूर्ण विराम से तो कम समय होता है, लेकिन जो अल्प विराम होता है उससे ज्यादा समय लेते हैं। यहाँ पर इसमें दे रखा है कि अल्प विराम का प्रयोग वहां होता है जहां रुकने में अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से, सॉरी यहाँ पर ना अधिक नहीं, यहाँ पर कम आएगा इधर, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर काट के इधर हम लोग करेंगे कम, ठीक है। पूर्ण विराम से कम समय लगता है। फिर है जैसे
तुम बहुत मेहनत करो या बहुत मेहनत करो, परीक्षाएं निकट आ गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत मेहनत करो के बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पर अर्धविराम लगाया है। उसके बाद जो दूसरा वाक्य है बेटा, परिश्रम सफलता का मूल मंत्र है। तो यहाँ पर मूल मंत्र है के बाद हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पर अर्धविराम लगाया। आलस्य किए परिश्रम को व्यर्थ कर देता है। फिर आता है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न, जहाँ पर हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर प्रश्न सूचक होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए कि प्रश्न सूचक वाक्यों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। अब जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, तो इन दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक। उसके बाद आता है बेटा हमारा विस्मय आदि बोधक। इन चिन्हों का प्रयोग घृणा, शोक, भय, विस्मय व हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर इनका प्रयोग होता है कहाँ, जिन शब्दों से किसी हमारे घृणा, शोक, भय, विस्मय यानी हैरानी या फिर हर्ष, खुशी का भाव जो होता है वो प्रकट होते हैं, उनके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है, तो यहाँ पर छी यानी घृणा का भाव है। यहाँ पर यहाँ हमने ये लगाया विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तो ये हमारा कौन सा भाव हुआ, घृणा का भाव। वाह, आज आज के मैच में भारत जीत गया, तो यहाँ पर वाह ये खुशी दिखा रहा है, यहाँ पे हर्ष का भाव है। तो इस तरह यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। फिर आता है बेटा हमारा योजक चिन्ह। विलोम शब्द या समानार्थी शब्द, जो शब्द युग्म शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द युग्मों के बीच में जो होते हैं, यानी युग्म शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक, जैसे सा, से, सी, इस तरह के शब्दों में, जैसे दूध सा गोरा, ठीक है, तो वहां पर बिजली सी तेज, तो यहाँ पर दूध सा, बिजली सी, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। चांद सा मुख, तो वहां पर भी हम लोग सा के साथ में इसका किसका तुलनात्मक यानी प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं इसका। तो ये हमारा है योजक चिन्ह जो इसमें दे रखा है, ये वाला हमारा योजक चिन्ह है। उसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है बेटा, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, किसी बात का उदाहरण देने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी बात का उदाहरण देने के लिए और संवाद शैली में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि राम तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक तरह से संवाद शैली है, राम और श्याम के बीच की बातचीत है। तो राम, राम के बाद हमने क्या लगाया, निर्देशक चिन्ह, यानी राम ने क्या बोला है वो हम लोग आगे लिख रहे हैं। तो इसके बाद श्याम, श्याम का जो उसने क्या बोला है वो हम उसके आगे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम जो होते हैं ना संवाद शैली, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। बापू के जीवन का यही उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था वो यहाँ पर बता रखा है, ये निर्देशक चिन्ह यानी आगे बता रखा है कि कौन सा उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, सत्य और अहिंसा का पालन करना, ये उनके जीवन का उद्देश्य था। उसके बाद आता है बेटा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में यहाँ पर देखिए, जब किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में होता है, यानी अगली लाइन में उसका विवरण दिया जाता है या उसका कोई उदाहरण दिया जाता है, तो वहां इसका प्रयोग होता है। जैसे व्याकरण के निम्नलिखित नियम है, तो अब यहाँ पर जो निम्नलिखित नियम है ये हमने यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाया है। ठीक है, ये यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाया है क्योंकि हम लोग व्याकरण के नियम क्या हमने नीचे लिखे होते हैं, नीचे बता रखे होते हैं, तो इस निशान का मतलब होता है कि आगे उसका विवरण दिया गया है, उसके बारे में जो भी है डिटेल वो आगे दी गई है, तो ये हमारा विवरण चिन्ह हो जाता है। उसके बाद आता है बेटा हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है कि शब्दों को संक्षिप्त रूप देना, यानी शब्दों को हम लोग छोटा करके जब लिखते हैं, उसको छोटा रूप दे देते हैं, तो वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव मतलब छोटा, तो यहाँ पर छोटा करने का जो रूप होता है वो होता है, चिन्ह होता है, वो यहाँ पर लाघव चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी हमने किसी शब्द को, अगर पंडित शब्द है और उसका हमने पूरा ऐसे नहीं लिखना, तो हम लोग ये पंडित ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। और ये डॉक्टर है तो डॉक्टर को हम लोग ऐसा पूरा लिखने की बजाय हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा डॉक्टर जो होगा ये संक्षिप्त रूप हो गया इस शब्द का। फिर आता है बेटा एकल उद्धरण चिन्ह। इसमें जो लाघव चिन्ह है बेटा, जैसे हम लोग
मान लो कोई डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, तो उसको हम लोग एमए लिख देते हैं। बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट है वो है, तो उसमें हम लोग बीए लिख देते हैं। तो वो हमारा क्या है, शॉर्ट में ही है उसका रूप। फिर आता है हमारा एकल उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह में क्या होता है बेटा, किसी के उपनाम, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, तो ये उपनाम है, यानी उसको कोई नाम दिया गया है। इनका जो कवि है उनका नाम तो क्या है, ये वाला सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन उनको एक खास नाम से नवाजा जाता है, उनको एक उपाधि दे दी जाती है। तो उसको हम लोग किसमें लिखते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह में। ये वाला एकल उद्धरण चिन्ह होता है। इसमें किसी लेख का, किसी कविता का, किसी पुस्तक का, किसी कवि का, उनके नाम भी यहाँ पर डाले जाते हैं। किसी समाचार पत्र का हम लोग नाम डाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर गोदान क्या है, यहाँ पर गोदान को हमने एकल उद्धरण चिन्ह, क्योंकि वो उनके उपन्यास का नाम है, उनके लेख का नाम है यहाँ, तो इसलिए हम लोग किसमें डालेंगे इसको, एकल उद्धरण चिन्ह में। उसके बाद आता है बेटा हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह में, यानी एकल उद्धरण चिन्ह में ये जो निशान होता है ये एक होते हैं, यानी ऐसे और ऐसे। दोहरा उद्धरण चिन्ह में ये दो दो हो जाते हैं। तो इसका क्या होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी का कथन मूल रूप से लिखा जाता है, यानी जैसा उसने बोला है वैसा का वैसा लिखा जाता है, एज इट इज लिखा जाता है, जो क्या त्यों हम लोग उसके कथन को लिखते हैं, तो वहां पर दोहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में वो डाला जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह उसको हम लोग उसमें डालते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था गांधी जी ने, करो या मरो, तो इसको हम लोगों ने दोहरा उद्धरण चिन्ह में डाला। माँ ने कहा, यहाँ पर हम लोग अल्प विराम लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा रुक रहे हैं। माँ ने क्या कहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, इसको हमने एज इट इज लिखा है कि माँ ने यही पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये यहाँ पर बेटा इसको कट करना है। माँ ने कहा, क्योंकि कहाँ कहाँ तो स्थान वाला हो जाता है, ये वाला ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कहा। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये इन्होंने प्रश्न पूछा है माँ ने, तो वो हमने सीधा का सीधा यहाँ पर पहले एज इट इज उन्होंने लिखा है। और यहाँ हम देखते हैं बेटा कि यहाँ हमने प्रश्न सूचक लगाया है, क्योंकि माँ ने कुछ पूछा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक। एक बात का हमें ध्यान देना है कि बेटा जब भी हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद करते हैं, यानी उसके खत्म होने से पहले ही पूर्ण विराम या प्रश्न सूचक जो चिन्ह है उससे पहले ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग करते हैं कोष्ठक। कोष्ठक में क्या होता है कि जिसका प्रयोग, कोष्ठक का प्रयोग कहाँ होता है, किसी का अर्थ स्पष्ट करने में या कठिन शब्द का अर्थ बताने में तथा समानार्थी शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए अगले इसमें हम लोग देखते हैं कि वचन के भेदों, कौन से, इस बात को स्पष्ट किया है कि कौन से वचन के भेद, कौन कौन से वचन के भेद है, तो इनको दोनों भेदों का यहाँ पर नाम लिख दिया गया है कि एक वचन और बहुवचन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वह स्त्री मधुर मीठा बोलने वाली है, मृदुभाषी, तो मृदुभाषी का यहाँ पर मतलब क्या है, इसका अर्थ बता रहे हैं, ये वाला जो दे रखा है इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है। ये जो उसमें दिया है ना ऊपर के अर्थ वाले समान अर्थी शब्द हैं उनके लिए भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उसका अर्थ बताया गया है कि मृदु मीठा बोलने वाली मतलब मृदुभाषी। फिर उसके बाद आता है बेटा हमारा हंस पद। हंस पद में इसमें एक मैं इसमें कहूँ आपको कि अगर इसकी जगह आप लोग और भी, यानी जो कोष्टक वाला है, कोष्टक में जैसे अब हम कहेंगे कि बापू के जीवन, जो बापू ने आजीवन अपने सिद्धांतों का, कौन से सिद्धांत, उसको भी हम लोग साथ साथ फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। बापू ने अपने जीवन अपने सिद्धांतों, सिद्धांत कौन से थे उनके, ऐसे सत्य और अहिंसा, यानी उसके बारे में हमने फिर से डिटेल बताई है कि कौन से हैं सत्य और अहिंसा। तो इस तरह हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारा हंस पद। हंस पद में क्या करते हैं, वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए, अगर हमने मान लो यहाँ पर लिखा राम बहुत शरारती लड़का है, तो अगर ये शरारती शब्द हमारा छूट गया यहाँ पर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हंस पद लगाएंगे और उस शब्द को ऊपर लिख देंगे। ये तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो गया बेटा, लेकिन अगर मान लो हम लोग सीधा वाक्य, अब यहाँ से मान लीजिए हमने ये वाला वाक्य लिखना है
ये वाला वाक्य हमने पूरा लिखना है कि वह शब्द लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख, अगर मान लो हम लोग ये शब्द लिख भूल गए यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे एरो मार्क्स ये बनाएंगे, हंस पद बनाएंगे, और यहाँ हम लोग इसको शब्द लिख देंगे यहाँ पर। वैसे ही राम कल दिल्ली गया था, तो यहाँ पर दिल्ली शब्द अगर हम लोग भूल गए तो यहाँ हम लोग हंस पद लगाएंगे और ऊपर इसमें हंस पद के ऊपर हम लोग दिल्ली शब्द लिख देंगे। तो उसका अर्थ हो जाता है कि जो शब्द लोग भूले हैं वो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा विराम चिन्ह, जो आपकी हिंदी भाषा में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली आपके विराम चिन्ह यहाँ पर हो ही जाते हैं। तो आप लोग इसको याद करोगे बेटा, इसको लिखना है और लर्न करना है। धन्यवाद।